सवाल नंबर पहला है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है वह इसमें से जो ऑप्शंस है हमारे पास उसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है, क्योंकि कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है यह 29 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था और यह 11 सितंबर 2003 ईस्वी से लागू हुआ है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल इसका जो ये मतलब जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की संख्या का यानी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो अभी चूंकि 2011 के बाद किसी प्रकार का कोई जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास जो भी आंकड़े हैं वो सभी 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो संपूर्ण भारत की आबादी है उसमें जनजातियों की जो प्रतिशत है वो 8.6% है, यानी ऑप्शन डी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। और सबसे अधिक अगर जनजातियों की जनसंख्या वाला राज्य की अगर हम बात करें तो वह राज्य मध्य प्रदेश यानी एमपी है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है और यह 2011 के जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत की जनसंख्याओं का 8.6% जनजातियां भारत में पाई जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। जी हाँ, यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर जो ऑप्शंस दिए हैं तीसरा नंबर प्रश्न के लिए कि कौन से अभ्यारण्य या उद्यान जो है किस राज्य में है, इसमें सिर्फ सुमेलित को हमें खोजना है। तो पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमारे कि नोग खाविलेम अभ्यारण्य जो है यह मेघालय में है, या फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, या फिर जो है ये पेरियार अभ्यारण्य तमिलनाडु में, या रणथंभौर अभ्यारण्य गुजरात में। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास नोगखाइलेम अभ्यारण्य मेघालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नोगखाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में है। बाकी जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है। जी हाँ, कहाँ है याद रखिएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। पेरियार अभ्यारण्य जो है यह तमिलनाडु में नहीं है बल्कि यह दक्षिण भारत राज्य केरल में है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है, यह केरल में है। और रणथंभौर अभ्यारण्य जो है यह गुजरात राज्य में स्थित ना होकर के यह भी जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में, राजस्थान राज्य में स्थित है। अर्थात बी, सी और डी ये तीनों गलत सुमेलित है। लेकिन दोस्तों हम चूंकि आपको एक प्रश्न से सभी प्रश्नों को कवर करते चलेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं तो वह प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अपडेट हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पिछला में सुमेलित पूछा जा रहा था, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर, या फिर काकरपारा परियोजना ताप्ती नदी पर, या फिर पोंचमपाद परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर, और जायकावाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पर। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए, बी और सी ये सभी सुमेलित है। यहाँ पर हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और काकरपारा परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर है, और पोंचमपाद परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर है। लेकिन जायकावाड़ी परियोजना की अगर हम लोग बात की जाए तो जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी से ये संबंधित है। यहाँ पर किस नदी से है, जायकावाड़ी परियोजना भी गोदावरी नदी से ही संबंधित है। ऑप्शन डी में क्या होगा, जायकावाड़ी किससे है, गोदावरी नदी से है और यह कृष्णा नदी से नहीं है। और इस परियोजना का जो लाभ है वह किसको मिलता है, यह महाराष्ट्र राज्य को मिलता है। किस राज्य को मिलता है, महाराष्ट्र राज्य को जो है इस परियोजना का लाभ, जायकावाड़ी परियोजना का लाभ जो है वह महाराष्ट्र राज्य को मिलता है जो गोदावरी नदी से संबंधित है। सवाल अगला है हमारे स्क्रीन पर कि रूस तथा फिनलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों,
5वां नंबर प्रश्न है कि रूस तथा फिनलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसको किस नाम से जानते हैं। तो रूस और ये फिनलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह मेन-रहीम रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मेन-रहीम रेखा, कौन? मेन-रहीम रेखा रूस तथा फिनलैंड के बीच। ऑप्शन बी सबसे करेक्ट आंसर है। आगे है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा जो है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच है। किसके बीच है? याद रखिएगा, मैगिनॉट रेखा कहाँ है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगिनॉट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। हिडनबर्ग रेखा, हिडनबर्ग रेखा जो है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिडनबर्ग रेखा किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। माफ़ी चाहते हैं, जल्दी में जो है जनवरी निकल जा रहा है। तो यह जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिडनबर्ग रेखा। किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच। और 49वीं समांतर रेखा जो है यह यूएसए और कनाडा के बीच है। किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा। उसी प्रकार भारत में अगर बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। सवाल अगला है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जी दोस्तों, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है यह मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ है? स्पेन में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार का अवसर पैदा करना। इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना और पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व पर्यटन संगठन का, जिसका मुख्यालय स्पेन में है। सवाल अगला है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है यह मनीला में स्थित है। और इसकी मनीला में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनीला में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 67 है, यानी उस समय जो सदस्यों की संख्या कितनी है? 67 है। और इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय है जो कि टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी में है। 3 प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ है? 3 प्रतिनिधि कार्यालय है जो कि टोक्यो में है और फ्रैंकफर्ट में है। कहाँ है? फ्रैंकफर्ट में है। और फिर ये वाशिंगटन डीसी, WCDC में है, यानी वाशिंगटन डीसी में ये 3 इसके कार्यालय हैं। सवाल अगला है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी की तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी की तिथि को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 8 अक्टूबर की तिथि को वायु सेना दिवस, याद रखिएगा, 8 अक्टूबर की तिथि को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर की तिथि को नौसेना दिवस, जी हाँ, 4 दिसंबर की तिथि को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर की तिथि को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 16 दिसंबर की तिथि को विजयी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 16 दिसंबर की तिथि को विजयी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस और 16 दिसंबर विजय सेना दिवस। दोस्तों, जो प्रत्येक महीने के जो प्रमुख दिवस हैं वो हमारे चैनल पर मौजूद है। हमने उस क्लास का लिंक आपके इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। आप यहां से भी उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि कौन सा दिवस किस महीने के किस तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि एनक्यू स्टडी का यह टारगेट है
कि आपका एक भी क्लास छूटे नहीं, आपकी तैयारी बेहतर हो, ये आपकी मेहनत और हमारा प्रयास है। निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर के द्वारा निर्मित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर के द्वारा निर्मित है? तो अकबर के द्वारा जो महल निर्मित है वो हमारे स्क्रीन पर सवाल है, उसमें से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि जहांगीर महल। ऑप्शन ए सही उत्तर है, जहांगीर महल जो है यह अकबर के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यह जहांगीर महल किसके द्वारा निर्मित है? अकबर के द्वारा निर्मित है। सवाल 10वां है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था जो है इसमें क्यों लागू की गई थी? तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है 10वां नंबर क्वेश्चन का, मनसबदारी व्यवस्था का जो शुरुआत है वह मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था और इसको लागू इसलिए किया गया था क्योंकि मनसबदारी के व्यवस्था को सैन्य व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए, यानी हम कहेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु इसको लागू किया गया था। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? जी हाँ दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है यह एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं रहा है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया का पहली बार प्रकाशन जो है यह 3 नवंबर कब? 3 नवंबर 1838 ईस्वी को हुआ था और इसका जो स्वामित्व था वह बैनेट कोलमैन एंड कंपनी के पास था। बैनेट कोलमैन एंड कंपनी के पास इसका ये शुरू में स्वामित्व रहा है, तो यह राष्ट्रवादी समाचार पत्रों की श्रेणी में नहीं आता था। सवाल अगला है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 की तिथि को, जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई है? तो यह 13 अप्रैल 1919 की तिथि को हुई है, यानी जब रॉलेट एक्ट कानून आया तो उसके विरोध में जो है गांधी जी को पंजाब में एंट्री नहीं दिया गया। रॉलेट एक्ट के कानून के तहत जो था कि नो वकील, नो अपील, नो दलील, इसके तहत जो है गांधी जी को पंजाब जाने से मना कर दिया गया और पंजाब के 2 प्रमुख नेता जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल प्रमुख थे, तो इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई और इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोगों की शांतिपूर्ण सभाएं चल रही थी, जिस पर जनरल ओ डायर की सेना ने गोलियां चलवा दी और लोग मारे गए, यानी रॉलेट सत्याग्रह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? यानी 50% कर के रूप में इसमें से किस सुल्तान ने निर्धारित किया था? तो 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो आंतरिक बिचौलिया थे, बिचौलियों का दमन करने के लिए जो है वो गांव से उन्होंने अपना सीधा संबंध स्थापित किया था और भू राजस्व उपज का 50% निर्धारित किया था। इसमें जो क्या था कि भू राजस्व की दरें जो है सबसे ऊंची तो थी, लेकिन बीच में जो है वह किसी बिचौलिया के थ्रू नहीं जाता था, यानी डायरेक्ट सुल्तान को, किसान के द्वारा जो है डायरेक्ट सुल्तान को अनाज पहुंचाया जाता था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। यह अध्यक्षता किया गया था कहाँ? तो बेलगाम में, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेलगाम में कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था 1924 में और उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया। उसके बाद फिर कभी गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे, यानी गांधी जी का पहला और आखिरी अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगाम अधिवेशन 1924 रहा है। सवाल अगला है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है? जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है?
तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अवशेष 1336 ईस्वी में जो है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का ये किया था और इसकी राजधानी हम्पी थी। तो हमें अवशेष जो है हम्पी से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में हम्पी जो है यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। हम्पी जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। सवाल है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। जी हाँ दोस्तों, त्रिपिटक जो है जिसमें 3 प्रमुख पिटक आते हैं। जो त्रिपिटक में जो है सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये त्रिपिटक प्रमुख 3 पिटक है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। बौद्ध धर्म त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के समय से महापरिनिर्वाण तक जितने भी, यानी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, वहाँ से लेकर के जो महात्मा बुद्ध जो महापरिनिर्वाण हुआ है वहाँ तक उनकी जितनी भी घटनाएं हैं उन सबको जो है संकलित किया गया है इन 3 पिटक में, जिसमें सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक शामिल है। सवाल अगला है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है। मौर्य साम्राज्य का विभिन्न वर्गों में जो विभाजन है 7 वर्गों में, यह हुआ है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। सवाल अगला है कि भारत में किस मुगल शासक के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और भारत में उस वक्त जो शासन था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा है। 1556 से 1605 तक अकबर का शासन रहा है, अर्थात जिस वक्त भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल चल रहा था उस वक्त लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सवाल अगला है कि 1929 में खुदाई खिदमतगारों को किसने संगठित किया था। तो खुदाई खिदमतगार, जिन्हें जो है लाल कुर्ती सेना के नाम से भी जाना गया, खुदाई खिदमतगारों को संगठित करने का कार्य जो है यह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। सवाल है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो दोस्तों लिखित संविधान का प्रारंभ जो है यह अमेरिका ने सबसे पहले किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका प्रथम लिखित संविधान है, लेकिन उसमें मात्र केवल 7 अनुच्छेद था और भारत ने जब अपना संविधान लिखा तो मूल संविधान में भारत के पास 395 अनुच्छेद था। अभी वर्तमान में भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, यानी भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें कवर किए हैं। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।